गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। इसमें ये बताया गया है यूजेज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल्स, दैट इज़ कि व्हाट आर द यूज ऑफ वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स दो चीज़ें बताई थी। क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे कि स्पीड ऑफ ए मूविंग कार या स्पीड ऑफ एनी व्हीकल इज़ नॉट फिक्स्ड, कम ज़्यादा होता रहता है, देयरफॉर दिस इज़ ए वेरिएबल। और कांस्टेंट वो बताया था जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। जैसे स्पीड ऑफ अर्थ की जो स्पीड है वो हमेशा फिक्स है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। इतना समझ आ गया था। अब हम इस एक्सरसाइज में ये जानेंगे कि वेरिएबल्स का यूज़ क्या है, क्यों वेरिएबल्स बनाया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस। वेरिएबल्स का यूज़ ये है कि जितने भी हमने मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज पढ़े हैं या आगे हम पढ़ेंगे, वो सब हम किसके हेल्प से लिख सकते हैं? वेरिएबल के हेल्प से ही लिखे जा सकते हैं। अगर वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल का यूज़ हम ना करें, तो फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मूलोज़ को लिखना बहुत टफ है, फॉर्मूलेज ही नहीं होंगे। फिर विदाउट वेरिएबल कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे पहला यूज है इसका कि ज्योमेट्री में रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री में क्या क्या रूल्स हैं वेरिएबल के? हमने पेरीमीटर पढ़ा है, एरिया पढ़ा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4s आ रहा है यहाँ पे। एस क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चेंज होती रहती है, एस इज ए वेरिएबल। तो बाय यूजिंग वेरिएबल वी आर एबल टू राइट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया एंड अदर थिंग्स। इन द सेम वे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ इज डिनोटेड बाय एल एंड ब्रेथ इज डिनोटेड बाय बी, सो वी कैन राइट इट एज 2 इंटू एल प्लस बी। सो दिस इज अ यूज ऑफ वेरिएबल। अंडरस्टूड और नॉट? पेरीमीटर को डिनोट कर दीजिए P से, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। इस फॉर्मूले में एक भी वर्ड नहीं लिखा गया है इंग्लिश का, लेकिन जिसको इसका मतलब पता है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। P मीन्स पेरीमीटर, L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेथ, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो दिस इज द यूज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के यूज से हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और फॉर्मूले को लिख सकते हैं इजी वे में। समझ आ रहा है सबको? इसी तरह से एरिया हम फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? साइड इंटू साइड, दीज आर आल्सो वेरिएबल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी वेरिएबल्स हैं, है ना। यानी वेरिएबल्स के हेल्प से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये तो एप्लीकेशन हो गया किसमें? ज्योमेट्री में। These are the rules from geometry, and we study about some rules from arithmetic also. अर्थमेटिक में भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़े हैं। जैसे 2 + 3 ये भी 5 आता है, और 3 + 2 करें तो ये भी 5 आता है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो a + b कर दें चाहे b + a कर दें, दोनों का आंसर कितना आएगा? इक्वल आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसमें a और b क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पर b और a वेरिएबल है। सो बाय यूजिंग वेरिएबल वी कैन राइट द प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। समझ आ रहा है बेटा? इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन हमने किया था, a इंटू बी और b इंटू ए, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। जैसे 3 इंटू 2 कर दो तब भी 6 आएगा, और 2 इंटू 3 करो तब भी आंसर 6 आएगा, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वेरिएबल का यूज हुआ है। समझ आ रहे हैं वेरिएबल के क्या यूजेस हैं? चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है आपको? a + b + c इक्वल टू a + b + c। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कि b और c को ऐड करो
जो आंसर आएगा उसमें ए ऐड करो, ए और बी को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसमें सी को ऐड करो। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसी तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि ये सारी प्रॉपर्टी किसके हेल्प से लिखी जा रही है। ये सारी प्रॉपर्टी वेरिएबल्स के हेल्प से लिखी जा रही है। दैट्स वाई वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। क्लियर है। एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए इंटू बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए की मल्टीप्लिकेशन बी से कर दो, फिर ए की मल्टीप्लिकेशन सी से कर दो, कितना आ जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो इसको भी हम किसके हेल्प से लिख रहे हैं, वेरिएबल्स के हेल्प से। तो इसलिए वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर है। चलिए अब एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल। ठीक है, एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके तीनों साइड की लेंथ एल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ, तीनों साइड की लेंथ सेम होती है, तीनों साइड की लेंथ एल है। तो हमें पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ एल, एल के टर्म्स में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एल, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड इक्वल टू 3L यूनिट्स। इसी तरह से नेक्स्ट है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके एक साइड की लेंथ L है, तो फिर इसकी पेरीमीटर निकालनी है हमें। ये सारा मैंने प्रीवियस चैप्टर में कराया है आपको, चैप्टर 10 में। रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होगा, रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, 6 इंटू साइड हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा 6L यूनिट्स। समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये कहा गया है कि लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब, जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं वो रूम या तो क्यूब होगा या क्यूबाइड होगा, है ना। क्यूब क्यूबाइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में ही कितनी एजेस होती हैं ये मैंने आपको बताई थी विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स में। बताइए कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं। 4 एजेस जो हैं वो ग्राउंड में होंगी, मतलब फ्लोर पे, 4 एजेस जो हैं वो सीलिंग में होंगी, छत में होंगी, और 4 एजेस जो हैं वॉल्स में होती हैं। आप काउंट करके देखिए, जिस रूम में भी आप बैठे हैं उसमें कितनी एजेस हैं, 12 एजेस होती हैं, 12 एजेस। तो इन्होंने ये कहा है कि क्यूब है हमारे पास, उसके एक साइड की लेंथ L है, तो हमें टोटल लेंथ ऑफ द एजेस बतानी है। टोटल लेंथ ऑफ एजेस कितनी हो जाएगी, 12 इंटू साइड इक्वल टू 12L। 12 हमने क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि एक क्यूब और क्यूबाइड में टोटल 12 साइड होती हैं। ठीक है, 4 साइड नीचे होंगी, 4 साइड ऊपर होंगी, और 4 साइड इनके वॉल्स में होती हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को ऑब्जर्व करके देखिए और चेक कीजिए 12 साइड्स हैं कि नहीं हैं। तो इसमें 12 साइड्स होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 12 इंटू साइड किया है। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है बेटा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताया गया है कि एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है ए बी इज़ द डायमीटर एंड सी इज़ द सेंटर। उसका सेंटर क्या है, सी। तो हमें ये कहा गया है क्वेश्चन में कि डायमीटर की लेंथ कितनी है, डी है। डायमीटर को डी से डिनोट किया गया है और रेडियस को आर से डिनोट किया गया है। तो फिर डायमीटर को रेडियस के टर्म्स में लिखना है। एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डायमीटर को रेडियस के टर्म्स में लिखना है। नाउ वी नो द फॉर्मूला, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। पता है आपको, नहीं पता है? ये सारी चीज़ें चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 में जितने भी इसमें कंसेप्ट्स आ रहे हैं ये सब हमने पहले चैप्टर्स में किए हुए हैं।
डायमीटर ऑफ ए सर्कल कितना आएगा 2 इंटू रेडियस। अब डायमीटर की लेंथ d है तो हमने यहाँ d लिख दिया है, और रेडियस की लेंथ r है तो हमने यहाँ r लिख दिया है, तो फिर d इक्वल टू 2r इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है ना। चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें इन्होंने कहा है कि 3 नंबर हैं इनके पास 14, 27 एंड 13। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं कि वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 टू गेट 41। 14 और 27 को ऐड किया, 41 आंसर आया। देन ऐड 13 टू इट, 41 और 13 को ऐड किया तो 54 आया आंसर। फिर बी पार्ट में इन्होंने क्या किया कि वी ऐड 27 एंड 13, 27 और 13 को ऐड किया, आंसर 40 आया है। और इसमें फिर इन्होंने 14 ऐड किया एंड देन ऐड 14, और फिर जो इसका आंसर आया है वो कितना है 54। इसका मतलब ये है कि हम चाहे पहले 14, 27 को ऐड करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें 13 ऐड करें, या फिर 27 और 13 को ऐड करें और जो आंसर आएगा उसमें 14 को ऐड करें, दोनों का ही आंसर 54 आ रहा है। ठीक है, तो फिर इन्होंने ये लिखा है कि दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। ये किसी भी 3 नंबर के लिए सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है, किसी भी 3 नंबर्स के लिए हम ये कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। नाउ क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी which we have already studied in the chapter of whole numbers। जो चैप्टर हम होल नंबर हमने किया था उसमें हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी इन जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल्स ए बी एंड सी। दैट मीन्स कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखनी है वेरिएबल्स के फॉर्म में। समझ आ रहा है क्वेश्चन 5 में क्या करना है आपको? क्वेश्चन 5 में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ए बी एंड सी। 3 नंबर हमने ले लिया है ए बी और सी, और आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखनी है। तो सिंपल आ जाएगा कि इफ़ ए बी सी आर होल नंबर्स देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, और यही इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एक्सरसाइज 11.2 समझ आ गया होगा। सभी बच्चे ये कंसेप्ट्स लिख लेंगे और एक्सरसाइज 11.2 कॉपी में करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, आई विल सेंड द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।